बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म माइस डॉक्टरा पे। तो बच्चों, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है परफेक्ट। तो कल इसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर। उसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन क्या है, इन सब चीजों को, और बेसिक बेसिक जो इन टॉपिक पे सवाल बन सकते हैं हमारे नीट के लिए, उन सवालों को हमने सॉल्व किया था। अब अगले लेक्चर में यानी सेकंड लेक्चर में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पीड, जैसा कि मैंने कल बताया भी था, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं और इन पे बनने वाले बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक हम सॉल्व करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं नोट्स लिख लिख के बनाता हूं, तो आप भी प्लीज मेरे साथ ही लिख लिख कर नोट बनाते रहिए, बाद के लिए मत छोड़िए, आलस में फिर आप छोड़ देंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, कल आपने देख लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। अब आज हम स्पीड और वेलोसिटी देखने वाले हैं, यानी कि डिस्टेंस के रेट को टाइम के अनुसार जो डिफाइन करेगा उसको स्पीड कहते हैं। इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं, डिटेल में हम चलेंगे अभी। और डिस्प्लेसमेंट की रेट को जो डिफाइन करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना माइंड मेकअप करके चलिए कि जो स्पीड है दैट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आखिरकार स्पीड कहते किसे हैं, व्हाट इज स्पीड। सो क्या लिखेंगे यहां पे हम, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आप कितना डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं उसी को स्पीड कहते हैं आपकी। क्लियर। अब स्पीड का जो यूनिट है तो क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो दैट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा सीजीएस यूनिट। अगर हम डायमेंशन की बात करें, आई होप इसके पहले आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया होगा, तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो दैट विल बी m0 l1 एंड t-1, दैट इज, इसको और क्या लिखते हैं, lt-1 भी तो लिखते हैं बेटा, lt-1। क्लियर, तो ये क्या होगा हमारा, वन को मैं अच्छे से लिख देता हूं lt-1। ये हो गया आपका स्पीड का डायमेंशन। और वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही होता है सेम, और यूनिट भी वेलोसिटी के सेम होते हैं, इतना आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। अब हम आगे देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। स्पीड को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। यहां से आता है पहला यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, हम उतना ही चीजें पढ़ रहे हैं जो नीट में रेलिवेंट आती है। मैक्सिमम टाइम हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, बिकॉज नीट में क्वेश्चन ही आने हैं। कंसेप्ट हम सीखेंगे, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। सो दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं, वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं बेटा। देखिए, जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करते जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि जो हमने टाइम इंटरवल लिया है वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, बस हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कह देंगे। यानी कि इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी कवर्स equal distances in equal interval of time, in equal interval of time, it is said to be moving with यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर।
अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं यहां पे तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लीजिए मुझे जाना है, मान लीजिए मुझे पटना से कहां जाना है, दिल्ली। तो मैं जब पटना से दिल्ली जाता हूं तो मुझे लगता है 12 आवर्स। ठीक है, अब फर्स्ट आवर में मेरी कार चली कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सेकेंड आवर में मैं हाईवे पे आ गया, एक्सप्रेसवे पे, तो मेरी कार चली 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। थर्ड आवर में भी इतने के स्पीड से ही चली, फोर्थ आवर में भी इतने के स्पीड से चली, बट फिफ्थ आवर में 80 के स्पीड से चली, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी। सिक्स्थ आवर में भी मेरी कार अगेन 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चली। यानी कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हर घंटे में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में मेरी कार की स्पीड अलग अलग है। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि सिर्फ देखिए सेम तो सिर्फ 2 ही घंटे के लिए चली है, 3 ही घंटे के लिए ना, बाकी तो 3 घंटे के लिए डिफरेंट चली है ना। यानी पूरे जब जर्नी को मैं लूंगा यहां से यहां तक एनालाइज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि हर घंटे में इसका जो स्पीड है वो डिफरेंट है। या मैं यूं कह लूं कि पहले घंटे में मैंने 60 किलोमीटर ही कवर किया और दूसरे घंटे में मैंने 120 किलोमीटर कवर किया और तीसरे घंटे में मैंने 100 किलोमीटर कवर किया और चौथे घंटे में मैंने 120 किलोमीटर कवर किया। मतलब हर आवर में मैं अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा हूं, यानी इसको मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहूंगा। यही अगर मैं हर एक टाइम इंटरवल में, मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल को 1 आवर लिया है, आप 1 मिनट भी ले सकते हैं, आप 2 आवर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको ये देखना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी गाड़ी तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ अ बॉडी covers unequal distances in equal interval of time, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम it is said to be moving with non-uniform means variable speed। क्लियर बच्चे? इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्पीड को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मान लीजिए आप अपने घर से जा रहे हैं मार्केट। ठीक है, अब घर से मार्केट जा रहे हैं तो अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपके स्पीड हर जगह 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, नहीं कहीं भीड़ आएगा तो 20 हो जाएगा, कहीं हाईवे मिल जाएगा तो आप 80 पे भगा देंगे कार को या बाइक को। ठीक है, यानी कि हर जगह आपकी स्पीड चेंज होती रहेगी। मैं पूछूंगा फिर भी भाई बताओ कि घर से तुम बाजार गए तो लमसम एवरेज क्या स्पीड रही होगी लगभग? तो बोले कि यही सर कोई 30-40 ही मान लीजिए, तभी तो इतना टाइम लग गया। ठीक है, यही ना कहेंगे, भले आप बीच में 80 भी गए थे और 20 भी गए थे, बट आप बोलेंगे ना कि सर वही लमसम 40-50 ही मानिए, इतना ही स्पीड में रहा होगा लगभग पूरे जर्नी में। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप एवरेज बता रहे हैं। लेकिन एक तो एवरेज हो गया, अब दूसरा हो गया कि आप बाइक से जा रहे हैं और आपके दोस्त ने देखा और बोला भाई कितना स्पीड चला रहा है। आपने तुरंत बाइक के स्पीडोमीटर में झांका और तुरंत बोला 82। तो जब आपने 82 तुरंत एक झटके से टाइम में बताया कि मेरा स्पीड इतना है 82, जो स्पीडोमीटर में बता रहा है वो कौन सा स्पीड होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड वो टाइम है जो आप एक इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जो आप एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुरंत देख के बता रहे हैं। क्लियर?
और एवरेज स्पीड वो स्पीड है जो आप पूरे जर्नी के लिए एनालाइज करके बता रहे हैं। क्लियर? तो इन दोनों को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए, सबसे पहले स्पीड टू टाइप्स, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इनमें से एक एक को करके हम देखते हैं। देखिए, देखिए एवरेज स्पीड मैंने बताया ना कि टोटल जर्नी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन, इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। देखिए, आप थ्योरी पे मैं ज्यादा ध्यान इसलिए दिलवा रहा हूं क्योंकि आपके कंसेप्ट जब अच्छे होंगे, जब अच्छे समझोगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कम समय में थिंक विदाउट इंक के मदद से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिए, इसका भी यूनिट वही है, डायमेंशन वही है, ये तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये हम लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल, या बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। जैसे चैप्टर समाप्त हुए तो आप एक फॉर्मूला चार्ट बना लीजिए, A4 सीट का पेपर लेके, शॉर्ट में लिखिएगा, डिस्टेंस ऑन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ये ऑन टाइम टेकन। ठीक है बच्चे? अब एवरेज स्पीड को भी हम फर्दर इस पे सवाल आएंगे, इनको हम दो ट्रिक्स में बांट सकते हैं और आसानी से सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन तो अभी मैं लाया हूं लिख के, तो आपको दिखाऊंगा ही, मैं आपको पहले ट्रिक बता दे रहा हूं क्या है। मान लीजिए अगर एवरेज स्पीड के सवाल हो फॉर क्वेश्चंस ऑफ एवरेज स्पीड, इसके लिए मैं बता रहा हूं, पहला मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल की बात हो, ठीक है, कि बराबर बराबर डिस्टेंस कवर्ड है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो, और क्या पूछा आपसे, और गिवन क्या हो, गिवन रहेगा आपको 2 और 3 स्पीड्स गिवन रहेंगे आपको, एंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंड विल आस्क फॉर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप, तो यहां पे कैसे करना है, मान लीजिए V1 V2 ये दो स्पीड मुझे गिवन है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए। मतलब कुछ सवाल आपका ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल यहां से मानिए कि ये पूरा है D, ये डिस्टेंस को मैंने बोला D। अब यहां पे इसका जो हाफ डिस्टेंस है वो ये है D/2, और फिर है ये नेक्स्ट D/2। क्वेश्चन ये है कि पहले D/2 के लिए आपका जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो स्पीड V1 से मूव किया, बट नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए ये दोनों D/2 है, यानी इक्वल है, यानी मैं इक्वल डिस्टेंस कवर्ड की बात कर रहा हूं। अगले हाफ डिस्टेंस के लिए वो कितने स्पीड से चला, V2 स्पीड के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला ये लगाएंगे कि जो एवरेज स्पीड होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, V1 2 इंटू V1 V2 प्लस V1 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2।
इसको आप याद करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि सर अगर हम कंफ्यूज हैं कि सर इसमें ये V1 मतलब मल्टीप्लाई वाला ऊपर रखना है कि प्लस वाला नीचे रखना है, तो इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप ये याद रखिए कि 2 इंटू V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। आपके अंदर सर इसको दिमाग पलट दिया तो क्यों नहीं पलटेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन वाइज जाऊं तो यहाँ पे स्पीड इंटू स्पीड, दो स्पीड आ रहा है, यानी मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड आ रहा है दो, और नीचे स्पीड प्लस स्पीड, मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर या 4 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं ऐड करूंगा 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। बट यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड कर रहा हूं तो दोनों के यूनिट ऐड होकर एक ही यूनिट में बचेगा, यानी मीटर पर सेकंड बचेगा। यहां से मैं कैंसिल करूंगा तो फाइनली स्पीड का ही तो यूनिट बच रहा है, और एवरेज स्पीड भी तो एक स्पीड ही है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, मीटर पर सेकंड ऊपर आएगा और मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड नीचे आएगा। अगर मैं गलत याद कर लेता हूं फॉर्मूला, तो यहां से मुझे दिख जाएगा कि सर ये तो एवरेज स्पीड का यूनिट कुछ सेकंड पर मीटर आ रहा है, क्योंकि इनवर्स में आ जा रहा है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, और ये तभी आएगा जब हम V1 V2 के प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे और V1 V2 के सम को नीचे रखेंगे। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल अब इस तरह का आएगा। मान लीजिए यहां से आपको किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाना है, और आप पहले T1 टाइम के लिए, फिर दूसरे T2 टाइम के लिए, और फिर तीसरे T3 टाइम के लिए। अभी जो जितने भी टाइम है T1 T2 T3, ये सारे क्या है, इक्वल है। ये सारे क्या है, इक्वल है। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बता रहा हूं। ये ट्रिक किसके लिए है, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल if 2 or 3 speeds are given, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करें हम, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करें हम, ये बता रहे हैं। देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका एवरेज स्पीड का, इट विल बी, जो भी स्पीड मुझे गिवन है, मान लीजिए पहले टाइम मैं V1 से चला, दूसरे T2 टाइम के लिए मैं V2 चला, और तीसरे T3 टाइम के लिए मैं V3 स्पीड से। मैं अगेन बता रहा हूं कि T1 T2 T3 ये सारे ही सेम टाइम है। मतलब मैं ये कह सकता हूं पहले 5 घंटे के लिए V1 स्पीड, दूसरे 5 घंटे के लिए V2 स्पीड, और तीसरे 5 घंटे के लिए V3 स्पीड। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि फर्स्ट मिनट के लिए V1, सेकंड मिनट के लिए V2 एंड थर्ड मिनट के लिए V3। मतलब जो T1 T2 T3 है, ये सबका जो टाइम इंटरवल है ये सेम होना चाहिए। यानी कि यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जैसे नॉर्मल हम एवरेज निकालते हैं मैथ में, वैसे ही आ जाएगा अपॉन 3। अगर दो ही स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, देन व्हाट वी विल डू, V1 प्लस V2। यहां पे आप देखेंगे तो जो यूनिट आ रहा है एवरेज स्पीड का, वो स्पीड का यूनिट आ रहा है, तो सही है ये। ठीक है, डायमेंशनली भी यूनिट वाइज में। ठीक है, अब अगर एक और आपको बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए जो पहला वाला हमने पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस इंटरवल था, जहां पे मैं एवरेज स्पीड कैसे निकाल रहा था, कुछ ऐसे निकाल रहा था, 2 इंटू V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अगर यहाँ पे सर 3 स्पीड गिवन है, तो मान लीजिए कुछ सवाल ऐसा है कि उसी डिस्टेंस को मैं 3 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि d/3 और d/3। तो सर अब क्या होने वाला है मेरा एवरेज स्पीड, क्योंकि पहला d/3 V1 स्पीड से मूव किया, दूसरा d/3 V2 स्पीड से मूव किया, और तीसरा d/3 V3 स्पीड से मूव किया। तो कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड बताना है सर हमें। तो कैसे करेंगे, यहां पे एवरेज स्पीड हो जाएगा बेटा आपका V1 सॉरी 3 इंटू V1 V2 एंड V3 अपॉन में हम कर देंगे, क्योंकि यहां पे हम नॉर्मली V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो नीचे फिर ऐड करके एक ही V आएगा। सबको ऐड करने पे तो यूनिट एक ही हो जाता है, और ऊपर में ये मीटर पर सेकंड जो था वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली कट भी करेंगे उसके बाद भी हमारा ऊपर में स्पीड का स्क्वायर वाला यूनिट बचेगा, जो कि गड़बड़ कर देगा। इसलिए नीचे क्या करना है हमें, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, ये है आपका करेक्ट फॉर्मूला, और ये आपको बेटा याद रखना है ताकि आप सवाल को तुरंत कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। अभी तक हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो देखिए
किसी भी इंस्टेंट पे पूछे गए टाइम स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ अ इंस्टेंट speed of a instant is called instantaneous speed। ठीक है बच्चों। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन में तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात है इसको सॉल्व करने में। तो कैसे सॉल्व करना है? आई होप आपने बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। तो इस क्योंकि ये आप बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में तो बिना पढ़े तो आए नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन के साथ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हम एक इंस्टेंट को क्या कह रहे हैं कि जब टाइम एकदम क्या हो, लग रहा हो कि एकदम जीरो ही होने वाला है, मतलब इंटरवल बहुत कम है। मतलब आपके दोस्त ने पूछा स्पीड क्या हो रहा है, वो 1 सेकंड से भी कम की बात है या 1 सेकंड की बात है, बहुत कम सेकंड की बात है, जब टाइम एकदम लिमिटिंग टू जीरो हो रहा है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कि हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए इस फॉर्मूले को भी हम यूज करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसको? जो भी पोजीशन मुझे गिवन रहेगी उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए वेलोसिटी क्या है बच्चों? जैसा कि हमने देखा कि अगर डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? स्पीड मिल रहा है। वैसे ही मैं अगर पोजीशन को या फिर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? विद डायरेक्शन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में लिखते हैं हम। इट इज दी दिस इज नॉट अ गुड पेन बच्चों। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन ही था ना, कि फाइनल और इनिशियल के बीच का हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा था। यानी कि इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता ही है फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, हालांकि तीन भी होती है, टेंसर भी, बट हमारे सिलेबस में स्केलर होती है और वेक्टर होती है। यानी कि वेक्टर है तो इट हैज डायरेक्शन, ठीक है। और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के लिए भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्लियर? कब जीरो होगा? जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और पूरा घूम फिर के फिर वापस से यहीं पे आ जाए, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। क्लियर? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। बट स्पीड के केस में ऐसा नहीं था बेटा। स्पीड के केस में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए उसकी एवरेज स्पीड कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर स्पीड कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका भी यूनिट क्या है? सेम एज स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन आपको पता ही है इसका, एल टी -1। मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, सेम डायमेंशन वाइज हो गई। ठीक है, एक ही चीज डायमेंशन में बोल रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल भी हैं, कुछ सवालों से पहले भी हम कुछ पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा देखिए। अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है?
यहां पे चूंकि अब इसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, तो यहां पे केवल मैग्नीट्यूड के चेंज होने से ही, केवल मैग्नीट्यूड के चेंज होने से ही एक तो हो ही सकता है कि हाँ उसका जो यूनिफॉर्मिटी था वो खो दिया। बट अगर मैंने मान ली जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड ही रहा, ठीक है, मान लीजिए मैं चल रहा हूं, मेरी जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, बट मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया अचानक से, मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई। यानी कि जब वेलोसिटी की बात करेंगे ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड ही जो है, मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड कहते हैं, केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी उसका सेम रहना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड कब पॉसिबल है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करे बिना यू टर्न लिए। क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड में, if an object covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time without changing direction, without changing direction, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, without changing direction, it is called to be moving with uniform speed। क्लियर? यानी कि सॉरी वेलोसिटी, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अगर अब मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, बार बार मुंह से स्पीड ही क्यों निकल रहा है पता नहीं, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी, तो यहां क्या डिफरेंट होता है बच्चा कि इधर स्पीड को चेंज कर दिया जाए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, इधर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, या फिर दोनों को चेंज कर दिया जाए, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल वेलोसिटी बन जाएगी। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी becomes variable by changing either magnitude only या फिर डायरेक्शन ओनली, और बाय चेंजिंग बोथ, या तो दोनों को चेंज कर देंगे या किसी एक को चेंज करेंगे, तब भी जो स्पीड है, तब भी जो हमारा वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो आई होप आप नॉन यूनिफॉर्म समझ गए होंगे, जिसमें या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या तो दोनों चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने वेलोसिटी के दो टाइप्स, अगेन जैसे मैंने स्पीड में पढ़ाया आपको, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा, रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम,
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन भी बोल सकते हैं, मैं एक्स भी लिख सकता हूं यहां पे, इसको मैं वेक्टर शो कर दूंगा, अपॉन डी टी। बिल्कुल सेम है चीजें स्पीड की तरह ही, बट यहाँ पे डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे हम आते हैं सवालों पे, इससे पहले एक और की पॉइंट आपको बता दूं मैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कोई खास अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे पूछा जा रहा है, यानी कि फॉर एनी पाथ, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे कैसा भी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो ये केवल किसके लिए होता है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन विदाउट यू टर्न, बिना यू टर्न के, ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन विदाउट यू टर्न, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और कोई पाथ में यू टर्न ना हो, ठीक है। अब फाइनली आ ही जाते हैं सवालों पे, बहुत देर से वेट कर रहे होंगे आप सभी। तो मैं सवाल जो लिख के लाया हूं इसमें ऑप्शन नहीं लिख के लाया हूं, एमसीक्यू है ही, बट मैं ऑप्शन नहीं लाया हूं ताकि आप तुक्का ना मारे, पहले सॉल्व करना सीखें, फिर हम सवाल तो बहुत करने वाले हैं, वाईक्यू करेंगे, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, एफवाईक्यू, ठीक है। तो चलिए अभी इनको सॉल्व करते हैं हम। पहला सवाल है हमारा, if a particle travels the first half distance with speed v1 and the second half distance with speed v2, its average speed। देखिए मान लीजिए ए से बी कोई पार्टिकल जा रहा है, तो पहला जो हाफ डिस्टेंस है मान लीजिए डी बाई टू, ये स्पीड v1 से कवर किया और दूसरा डी बाई टू स्पीड v2 से कवर किया। यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको निकालना है, बहुत अच्छे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने ट्रिक बताया था उसी पे। क्या हो जाएगा, ये v1 प्लस डिस्टेंस वाला है यानी कि 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड v1 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि पहले हाफ टाइम के लिए t1 के लिए, यानी कि t बाई टू कह दूं मैं डायरेक्ट हाफ टाइम के लिए, ठीक है। v1 से मूव किया, दूसरे हाफ टाइम के लिए v2 से मूव किया, मान लीजिए फाइंड द एवरेज वेलोसिटी स्पीड v1 पार्टिकल ट्रेवल में। तो हम थोड़ा सा मैं क्वेश्चन अधूरा लिख दिया आई थिंक। इफ अ पार्टिकल, अब क्वेश्चन को छोड़िए, मैं ये बता रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं फाइनली कि पहले हाफ टाइम के लिए v1 से, दूसरे हाफ टाइम के लिए v2 से मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पूरे जर्नी के लिए, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर? आगे चलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट moving along a straight line is given by s equals to 4t square plus 5t minus 6। Here s is in centimeter and t is in seconds। कैलकुलेट करना है हमें इसका इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड एज t equals to 4। देखिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि अगर पोजीशन गिवन है तो अगर हमें स्पीड निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको। आई होप आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, बिकॉज वो आप बेसिक मैथ के लेक्चर में पढ़ लिए होंगे। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो s इक्वल्स टू है, s यानी जिसको मैं x बोल रहा था, पोजीशन यहां पे दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। इसको मैं डिफरेंशिएट अगर कर रहा हूं किसके लिए, स्पीड के लिए, तो स्पीड यानी मेरा v क्या आ जाएगा,
ds अपॉन dt दैट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करिए यहाँ पे मेरे साथ आप भी, 8t प्लस 5 और 6 माइनस 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दो के हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है वो। अब आपसे फाइनली देखिए, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जो उनको एक क्वेश्चन गिवन है ना, उसी में वो टी का वैल्यू पुट करके और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर उसी में टी का वैल्यू पुट करके उसका आंसर बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपसे क्या पूछा है? स्पीड, इनिशियल स्पीड या स्पीड एट इक्वल टू 4 सेकंड। तो पहले स्पीड तो निकालिए, फिर टी का वैल्यू पुट करिए। स्पीड हमने निकाल लिया, स्पीड क्या है? 8t प्लस 5। अब इस पे इनिशियल स्पीड का मतलब क्या होता है? शुरुआती वाली मतलब, और जरा दिमाग लगाइए, यानी t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड होगी उसी को मैं v इनिशियल कहूंगा। तो डेट विल बी t की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। t इक्वल टू 4 सेकंड, यानी कि 8 इंटू टी की जगह पे 4 पुट कर दीजिए प्लस 5, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना आ गया मेरा? 37 सेंटीमीटर। 8 4 32 प्लस 5 37 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आगे चलते हैं अब। तो चलिए अगला सवाल हम देख रहे हैं। A particle moves on a straight line in such a way that it covers first half of distance with speed 3 मीटर पर सेकंड। यानी पहला डिस्टेंस इंटरवल यहाँ पे सेम दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट हाफ ये मान लीजिए d/2 है और ये भी d/2 है, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस उसने 3 मीटर पर सेकंड से कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको फिर उसने मान लीजिए यहां से यहां तक उसको t टाइम लगा है, तो इस t/2 टाइम और इस t/2 टाइम में फिर वो चला है कितने स्पीड से? 4.5 मीटर पर सेकंड से और 7.5 मीटर पर सेकंड से। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके दोनों ही ट्रिक लग जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड वाले भी और इक्वल टाइम इंटरवल वाले भी। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से इसको। अगर हम इन दोनों को देखें यहां से ब्रॉडली थोड़ा दूर जाके, मुझे क्या दिख रहा है कि ये और ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला फॉर्मूला लगेगा। बट यहां पे थोड़ा सा हम और जूम करके देखें इस पिक्चर को केवल, तो यहां पे हम पहले क्या निकालेंगे? केवल यहां तक का स्पीड पाने के लिए एवरेज, पहले मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा। तो इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज स्पीड यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल यानी v1 प्लस v2 अपॉन में 2, दैट इज 4.5 प्लस 7.5 अपॉन में 2, यानी कि ये 7 और 5 हो जाएगा मेरे पास 12, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आ जाएगा क्या? एवरेज वेलोसिटी या स्पीड यहाँ के लिए। अब मुझे क्या मिल गया बेटा? अब मुझे यहाँ के लिए मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड और यहां के लिए d/2 के लिए 3 है। अब मैं पूरे कंप्लीट जर्नी की जब बात करूंगा, मैं अगर पूरे कंप्लीट जर्नी की बात करूंगा, एवरेज स्पीड की बात करूंगा यहाँ पे, तो अब कितना आ जाएगा मेरा? 2 इंटू v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये? 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6 9, यानी कि 6 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हमारा फाइनली आ जाएगा, थोड़ा सा कचरा हो गया इस पेज पे, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मिनट इन 1 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। कह रहा है कि एक पार्टिकल एक सेमी सर्कल के, a particle goes from point A to point B moving in a semicircle of radius 1 मीटर। मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, इसका रेडियस है 1 मीटर और मुझे सेमी सर्कल ही लेना है, क्योंकि मैं सिर्फ यहां तक देख लूंगा पिक्चर को। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार्टिकल गया है और टाइम कितना लिया है? 1 सेकेंड। तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्शन नहीं निकालना, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। अब जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगा बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगा? ए से बी पे जाने पे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यहाँ पे हम डिस्टेंस को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो ये 1 मीटर का रेडियस है, तो अगर मैं इसका डायमीटर देखूं तो 1 + 1 दैट इज 2r, इसका मतलब 2 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे?
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा? 2 मीटर, और टाइम टेकन कितना हो गया? वो तो 1 सेकेंड ही है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा? एवरेज वेलोसिटी। यहां पे क्लियर? मतलब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो कंसेप्ट यही है ऐसे सवालों के लिए कि आपको डिस्टेंस नहीं देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। आगे चलते हैं। और हमारे पास सवाल नहीं है, और सवाल हम ले लेते हैं बच्चों, कोई नहीं, मैं खुद से सवाल अभी लिख देता हूं और भी कुछ सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए मैं और सवाल लिख देता हूं, मेरे पास है क्वेश्चन सभी मेरे सामने। A train covers, a train, मेरे साथ में क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूं तब बोल रहा हूं तो आप सुनते जाइए। A train covers the first half of distance, the first half of distance between two stations, between two stations with a speed of 40 km per hour, with speed of 40 km per hour, and other half other half with 60 km per hour, then its average speed is, then its average speed is। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। पहला 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 48 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 52 किलोमीटर पर आवर, एंड फोर्थ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए और मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से सॉल्व करिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक ट्रेन है देखिए जो कि कवर कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद बिटवीन द टू स्टेशन विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब d/2 वाली बात है, यहाँ पे डिस्टेंस इंटरवल इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, ये नीट का सबसे सिंपल सवाल है, मैं तो मानता हूँ। तो 42 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 60 यानी 100। जीरो से जीरो गया, 2 4 8 8 6 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही इससे भी कम टाइम में आपको ये सवाल सॉल्व करना है। अगला सवाल लेते हैं हम। The numerical ratio ये कल जो पढ़े थे उससे रिलेटेड है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, ऑलवेज ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए पूछ रही, हर कंडीशन क्या होने वाला है? पहला लेस देन 1, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट आसान है। इक्वल टू 1, या फिर तीसरा इक्वल टू और लेस देन 1, या फिर चौथा अगर बात करें हम तो इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस पूछ रहा है, ये सवाल अलग भी आ सकता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। तो ऊपर क्या रखना है? डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या रखना है? डिस्टेंस। तो दो ही केस हो सकते हैं, एक तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा छोटा होने वाला है डिस्टेंस से,
छोटा होगा अगर, तो इसका जो रेशियो आएगा, यानी मैं ऊपर 3 लिखा हूं और नीचे रखूंगा 5, यानी कि जो इसका रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू होती तब तो उसके उससे ज्यादा होता ना, 1 से ज्यादा होता, यानी कि हमेशा लेस देन 1 आएगा। बट कुछ ऐसा भी केस होगा जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तब 1 आ जाएगा, यानी कि इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इक्वल टू और लेस देन 1। थर्ड ऑप्शन इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। An object travels 10 kilometer at a speed of 10 kilometer at a speed of 100 meter per second, 100 meter per second, and another 10 kilometer and another 10 kilometer at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। सर ये मीटर पर सेकंड में है बेटा दोनों, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में ही हम लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस इज, एवरेज स्पीड हमें निकालना है कंप्लीट जर्नी के लिए। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 10 किलोमीटर और फिर दूसरे 10 किलोमीटर की बात हो रही है, यानी भाई d/2 और d/2 वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 2 इंटू v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, यही कंडीशन, यही फॉर्मूला लगेगी यहाँ पे, यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 150। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, फर्दर हमें मिलेगा 200 अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू 66.66 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर फॉर एवरेज स्पीड यहाँ पे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी सवालों के साथ, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, और फिर हम देखेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में, और जो तीनों इक्वेशंस है मोशन के उनमें सवाल देखेंगे हम, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उनके सवाल करके। चलिए मिलते हैं बहुत